हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार उपाध्याय है और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट क्वालिफाइड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। लेकिन डाइपोल समझने से पहले जान लेते हैं कि डाइपोल होता क्या चीज़ है। आप सिंपली ऐसे समझो कि डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और दोनों कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और एक सिमेट्रिकल इसको व्यू देने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस यानी दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a है। अगर r भी होता तो भी ये डाइपोल होता और 2a होने का सिंपली इतना मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से इस चार्ज का है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस चार्ज से है। तो एक डाइपोल मोमेंट में एक कैलकुलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब डाइपोल ये सिस्टम का एक कैलकुलेशन होता है जिसको बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। तो डाइपोल स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट होता है वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। तो चार्ज कितना है Q और सेपरेशन कितना है 2a। दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट और डाइपोल स्ट्रेंथ। अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलॉम्ब और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। दैट मीन्स यूनिट डाइपोल की आ गई कितनी, कूलॉम्ब मीटर। एक चीज़। दूसरा बात ये कि अगर आप थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझें फील के साथ कि डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट हमें किसी चीज़ के बारे में बताता क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि डाइपोल मोमेंट हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कुछ केमिकल कंपाउंड्स में। जैसे हम बोलते हैं कि कोई कंपाउंड पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है, तो हमें उससे क्या पता चलता है। बेसिकली डाइपोल की स्ट्रेंथ किसी केमिकल कंपाउंड के कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उसका सरफेस टेंशन क्या है, या उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये सब हमें मिल जाते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट से। ये बात, और थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये कि अगर आप ये समझें कि डाइपोल के फर्दर कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, तो पहला काम तो एक काम करते हैं कि हम लोग डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये चार्ज है -Q और ये चार्ज है +Q। तो एक प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल पर दो अलग अलग पोजीशंस कंसीडर करते हैं। पहला पोजीशन वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इसी लाइन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, डाइपोल एट एनी एक्सियल पोजीशन। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले पॉइंट के लिए ये सब कैसा बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे KQ/r²। तो बस ये चेक करते हैं कि r कितना है। r मतलब डिस्टेंस कितना है, बाकी क्या चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज, पहले ये देखते हैं, प्लस चार्ज का फील्ड हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं इधर जाता हुआ दिखाई देगा और इस वाले चार्ज पर जो फील्ड बनता हुआ दिखाई देगा, यानी इस चार्ज की वजह से इस पर पॉइंट पर वो हमें इधर के डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर मैं E ड्यू टू +Q लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा EQ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r-a। आप देखिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस हो गया r-a का स्क्वायर।
दूसरा अगर आप यही माइनस चार्ज के लिए देखेंगे, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए स्क्वायर। जाहिर है एक चीज़ देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो E ड्यू टू प्लस क्यू है वो ग्रेटर देन है E ड्यू टू माइनस क्यू। तो अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी है एक वेक्टर, तो अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो सिंपली देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। दैट इज E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो सॉल्व करते हैं इसको, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एक चीज़ तो अगर आप इसमें से के क्यू कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर। ये पूरा बात, ये कहानी है। तो थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। आई होप ये थोड़ा विजिबल होगा। तो हम यहाँ से स्पेस ले लेते हैं अपने लिए। तो कितना हो गया ये, थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया के क्यू और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अब ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ 4RA डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। और मुझे पता है कि हमारा ए जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो जो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है इसको हम करेंगे नेगलेक्ट। और अगर इसको नेगलेक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा के क्यू 4RA डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, आर पावर 4। और एक आर से कैंसिल होता है और बचता है कितना है, के क्यू 4A डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एन एक्सियल पोजीशन, ये चीज़ हो गई। बट अब अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं। दैट इज़ ये हो गया के इंटू 2QA डिवाइडेड बाई आर क्यूब। शायद इस वाले टर्म को आप पहचानते होंगे, ये डाइपोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है या डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ एक्सियल पोजीशन की वजह से जो डाइपोल आया वो आया 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप डायरेक्शन की बात करो, एक बार डायरेक्शन के लिए मैं फिर से वापस डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ चार्ज रखते हैं माइनस क्यू और यहाँ चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, और किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम थे। तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इधर थी और माइनस की वजह से इधर थी। एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला फील्ड स्ट्रॉन्ग था रेदर देन नेगेटिव वाला फील्ड। दैट मीन्स ये हुआ कि नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, इधर, ई नेट इधर हुआ और डाइपोल भी किधर हुआ, इधर हुआ। एक्सियल पोजीशन की खास बात ये होगी कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल स्ट्रेंथ दोनों के वेक्टर का डायरेक्शन मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये पूरा कहानी है एक्सियल डाइपोल का। एक्सियल डाइपोल के बाद एक दूसरा कंडीशन बनता है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। एक्सियल डाइपोल के बाद एक और कंडीशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मान लेते हैं, अच्छा इक्वेटोरियल पोजीशन पहले है क्या चीज़, फिर वही पुरानी बात, एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू और इनके बीच में सेपरेशन कितना 2A। और कहीं हम इस सेंट्रल लाइन पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक बात। हमें कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट पर। तो पहली बात, अगर ये प्लस है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड बनता है वो दिखाई देगा, वो कहीं इधर होगा, इधर, क्योंकि प्लस की वजह से जो फील्ड लाइन होती है वो प्लस से निकल करके इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होती है। लेकिन वही अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो कहीं इनफाइनाइट से इनिशिएट होकर के नेगेटिव पर टर्मिनेट करता है।
मैंने मिला जुला के अपने को ये समझ में आया कि अपने पास एक E ड्यू टू प्लस Q और E ड्यू टू माइनस Q, ये कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कि ये थीटा है तो डिस्टेंस हमारे काम का ये वाला है या ये वाला है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस अगर आप इसको r मानते हो, इसको a मानते हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो a है, और ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी, √r² प्लस a², दैट इज इधर भी वही सेम हो जाएगा a² प्लस r², एकदम जनरल सी बात है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग फर्दर देखते हैं। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक्चुअली ये डिवाइड इसलिए किए क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मैं चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, मुझे हमेशा इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा। पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इनेट की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर। अच्छा, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। जैसे मैं थोड़ा लिख के आपको दिखाता हूँ, अगर आप E ड्यू टू प्लस Q लिखोगे तो भी कितना लिखोगे, KQ डिवाइडेड बाई r² प्लस a² का स्क्वायर, और अगर यही चीज़ आप E ड्यू टू माइनस Q लिखोगे, E ड्यू टू माइनस Q, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई √a² प्लस r² का स्क्वायर। तो बात वो एक ही है। तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए मान लेते हैं कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा E साइन थीटा और एक इधर हो गया E कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक इधर कंपोनेंट हो जाता है E कॉस थीटा और एक इधर हो जाता है E साइन थीटा, साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और बचता कौन है, बस ये। ठीक बात है। तो जो जनरलाइज्ड बात है वो ये है कि E साइन थीटा और E साइन थीटा तो कट जाता है, तो इसका मतलब जो E नेट बचा वो बचा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दैट इज 2E cos थीटा। ठीक बात। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, E की वैल्यू थोड़ा इवेल्युएट करता हूँ, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाई r² प्लस a², क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा ये cos थीटा। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें से cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज यहाँ बेस कितना है a डिवाइडेड बाई अंडर रूट r² प्लस a²। अगर ऐसा हो तो ये हो जाता है 2, एक काम करते हैं k को इधर लिख लेते हैं, स्पेस शायद इधर मिलेगा मुझे, इधर ऐसे लिख लेते हैं इसको, k इंटू 2QA डिवाइडेड बाई, देखिए इधर क्या होगा, ऐसा करो इसको, आप देखो पावर 1 है तो ये पावर 1 और इधर पावर 1/2, तो अगर एडअप करोगे तो ये हो जाएगा r² प्लस a² के पावर 3/2। बाकी तो बातें वही पुरानी अपनी होंगी कि a इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो हम इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर छोटा है यानी फ्रैक्शन में है तो अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो एग्जिस्टिंग वैल्यू से भी कम हो जाता है, तो इसीलिए हम उसके बहुत छोटे वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बचा कितना, k 2QA डिवाइडेड बाई r² इंटू 3/2 कैंसिल हो गया, k इंटू इस वाले टर्म को हम ऑलरेडी एक नाम दे दिए हैं डाइपोल स्ट्रेंथ, ये हो गया कुछ ऐसा बात। तो जो बात हमें समझना है वो ये है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा, जो एकदम कॉमन सी बात है।
बट जो नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी है। डाइपोल की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, इधर, क्योंकि डाइपोल हमेशा डायरेक्टेड होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब जो जनरल आइडिया निकल के आया कि इसके आगे एक माइनस साइन लगेगा, जो हमें सिर्फ ये बताता है कि इक्वेटोरियल कंडीशन में जो डाइपोल स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होती है। बस इतना ही बताने के लिए, ये पूरा कंडीशन है एक। तो जो याद रखना है आपको, मैं इस डायग्राम को थोड़ा मिटाता हूँ। कि अगर E ड्यू टू एक्सियल पॉइंट है, E ड्यू टू एक्सियल पॉइंट है, तो ये हो जाता है 2kp बाई आर क्यूब। सिमिलरली अगर ये E इक्वेटोरियल है तो ये हो जाता है kp बाई आर क्यूब, जो हमें बात समझनी है। ये एक बात। तो इसको थोड़ा सा एक अपने लिए एक की एलिमेंट मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि डाइपोल या तो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहे, या फिर यानी डाइपोल पे हमें हमेशा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फिर इक्वेटोरियल पे निकालना हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर कैलकुलेट करना पड़ा तो क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास एक डाइपोल है, इधर है -q और इधर है +q, ठीक बात। और इस डाइपोल का जो डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट है वो p है, और मान लेते हैं कि सेंटर से कुछ r दूरी पर और थीटा पर हमें कैलकुलेट करना है कि बताओ E नेट यहाँ पर कितना होगा। तो जो अप्रोच हमारा वो होगा कि जनरल वेक्टर मैथमेटिक्स का। तो मुझे पता है कि डाइपोल असल में एक वेक्टर, यानी ये जो डाइपोल मोमेंट हम लिख रहे हैं ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हर वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, किसी जनरलाइज्ड दो वेक्टर में, यानी वेक्टर के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको ब्रेक कर लोगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका इधर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ। तो जो इधर कंपोनेंट आएगा वो होगा p cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा p sin थीटा। कंपोनेंट हम इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये बनाओ तो इस वाले पॉइंट के लिए ये बिहेव करता है एक एक्सियल डाइपोल के पोजीशन की तरह। तो एक्सियल डाइपोल का पोजीशन मतलब कि ये किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की तरफ हो गया। अब डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इसलिए यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन उधर आ गई। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट के लिए, जो कि इसके लिए बिहेव करेगा एक इक्वेटोरियल कंडीशन की, तो इक्वेटोरियल कंडीशन की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल के ठीक अपोजिट होगा। तो अगर डाइपोल इधर है तो फील्ड किधर हुआ, इधर। तो आप ऐसा समझो कि ये E ड्यू टू एक्सियल और E ड्यू टू इक्वेटोरियल है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा लिख लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमने ये चीज़ लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप E एक्सियल निकालो तो एक काम करते हैं, लेकिन छोड़ ऐसे भी हो जाए, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। E एक्सियल को हम लोग लिख लेते हैं कितना, E1 डिनोट कर देते हैं, और E1 की जो वैल्यू लिख लेते हैं वो कितना होगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार डाइपोल मोमेंट हमें p नहीं मिला हुआ है, हमें जो मिला हुआ है वो p cos थीटा है, p cos थीटा है। सिमिलरली अगर आप E इक्वेटोरियल लिखो तो ये हो जाता है kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एक काम करो, इसको E1 से डिनोट कर देते, सॉरी E1 तो हो ही चुका है, इसको E2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा kp बाई आर क्यूब। बट ये p के लिए नहीं है, ये है p sin थीटा के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं p sin थीटा। दैट मीन्स E नेट हमारा कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो E1 E2, यानी अगर इसको एक्सियल को हमने E1 बोल रखा है, ये E1 और ये E2,
इधर है हमारा E1 और इधर है हमारा E2। इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। पक्की बात। तो अगर ये E1 और E2 का स्क्वायर हो गया तो थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं, जो कि आएगा E1 का स्क्वायर आया 2kp बाई आर क्यूब कॉस थीटा स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। एक चीज़ तो एक काम करते हैं, यहाँ से kp बाई आर क्यूब कॉमन टर्म है तो बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा कितना, kp बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई जनरल आइडेंटिटी है नहीं, बट एक काम हम लोग कर सकते हैं कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, kp बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ई नेट, दिस इज यू विल गेट। ये किसी जनरलाइज्ड कंडीशन के लिए जो डाइपोल मोमेंट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो हमें मिला हुआ है। मतलब आपको अगर r डिस्टेंस पे 30 डिग्री पे निकालना है, 60 डिग्री पे निकालना है, जाहिर सी बात है कि वो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन नहीं है। तो अगर एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है तो जो आइडिया हम फॉलो करेंगे वो ये होगा, दैट इज kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि अगर सिर्फ इसको भी आपको पता हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इसी डाइपोल को देखते हैं, p कॉस थीटा को, अगर थीटा 0 हो जाए तो ये जो पूरा का पूरा डाइपोल है ये एक्सियल कंडीशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर थीटा 90 हो तो ये इक्वेटोरियल कंडीशन बन जाएगा। तो अगर थीटा 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब, दैट इज एक्सियल के लिए जो फॉर्मूला हमने याद रखा था। सिमिलरली अगर 90 डिग्री कर दो तो ये हो जाता है इक्वेटोरियल डाइपोल कंडीशन। तो ये पूरा कहानी है जनरलाइज डाइपोल के लिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, किसी डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कितना आता है, यह कैसे बिहेव करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जगह तो बहुत है। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। जाहिर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डाइपोल है, तो इस पर एक चार्ज हो गया -q और एक चार्ज हो गया +q। ठीक, तो इस चार्ज पर इस फील्ड की वजह से जो फोर्स महसूस होगा वो इधर होगा, दैट इज QE, और इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कुछ इधर होगा, बट होगा QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही होती है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो d है या 2d है, जैसे भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लो अब d ही एज्यूम कर लेते हैं, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो बात समझ में आता है कि सिर्फ रोटेशन चेक करने के लिए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें फोर्स तो बराबर है लेकिन फिर भी मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें मोमेंट यानी टॉर्क मिलेगा। तो एक्चुअली अगर आप टॉर्क लिखना चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जैसे इसी के अबाउट लिख लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क तो मिलेगा नहीं, सिर्फ इसी का मिलेगा। तो हम लोग लिखते हैं टॉर्क एट पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं A। टॉर्क एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क यही होता है। अगर मान लो कि ये थीटा हुआ आपका, तो फोर्स तो ये हो गया, और इस पर्टिकुलर एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाता है d साइन थीटा, हो गया। दैट इज टाउ एट A इज इक्वल्स टू
क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। पक्की बात। तो ये हो जाता है कितना, ई इंटू क्यू डी साइन थीटा। एक्चुअली ये क्यू डी साइन थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्यू डी को लिख सकते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू ई पी साइन थीटा, या इसको ऐसे लिखा जाता है दैट इज पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करा रहा है डाइपोल को, इसका प्रैक्टिकली मतलब ये होता है। एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करिए आप कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डाइपोल की या टॉर्क की अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तो इधर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। अब टॉर्क का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे हाथ कर लीजिए और जिधर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर, उस वाले पॉइंट की तरफ ऐसे हथेली कर लीजिए। जैसे हम इस वाले फोर्स की वजह से यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स अपना इधर की तरफ है और पॉइंट हमारा इधर की तरफ है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो टॉर्क जो मिलेगा वो हमें अंदर की तरफ मिलेगा। तो अगर आप ऐसा समझोगे तो हमें जो टॉर्क मिलेगा वो असल में मिलेगा माइनस पी ई साइन थीटा। अगर मान लीजिए कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी ई इंटू थीटा लिखा जा सकता है। और टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू एल्फा, दैट इज आई एल्फा इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू थीटा। तो एल्फा इक्वल्स टू हो सकता है माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। अगर आपको याद हो तो ये एंगुलर एसएचएम की जनरल इक्वेशन है, दैट इज़ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड ऐसे भी लिखा जाता है डी टू थीटा बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा। तो जो इक्वेशन होता है वो होता है डी टू थीटा बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन आई, एंड ऑफ कोर्स ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर ओमेगा ये हो गया तो हमको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है, ओमेगा मिल गया तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई आई अपॉन पी। तो कोई अगर डाइपोल जो टॉर्क में डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल एंगल पर अगर उसको ज़रा सा रोटेट करिए तो वो एक एंगुलर एसएचएम की तरह परफॉर्म करता है, जिसका कि टाइम पीरियड हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।